नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। झारखंड में भले ही बीजेपी को मात खानी पड़ी, लेकिन बिहार बीजेपी और एनडीए काफी गदगद है। उसकी वजह यह है कि चारों के चारों सीट उपचुनाव में एनडीए ने जीता है, जीत हासिल की है। हमारे साथ मनोज शर्मा है जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। उनसे बातचीत करते हैं। हौसले तो काफी बुलंद होंगे आप लोगों के इस। जी हाँ, बिल्कुल। ये जब चुनाव की घोषणा हुई थी और जो परिस्थितियां बनी है लोकसभा चुनाव के पहले, जो एनडीए का स्वरूप बना, तो उसमें ये कहीं कोई शंका रही नहीं गई थी कि अब कोई मुकाबला एनडीए के नेतृत्व से या एनडीए के घटक दलों से ये इंडिया गठबंधन वाले लोगों का कोई रह पाएगा। उसका आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी। अब नतीजे क्यों ये अलग हैं कि इन लोकसभा चुनाव में हमने 30 सीटों पे विजय प्राप्त की, लेकिन जिन सीटों पे हम हारे थे और जिन सीटों के हारने के कारण ये उपचुनाव हो रहे थे, उसमें इन चारों की चारों सीटों को जीतना ये दिखाता है कि यहाँ पे आज का जो एनडीए गठबंधन है वो कितना मजबूत गठबंधन है। आप ये कह सकते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही हम पूछने वाले हैं तो, कि भाई देखिए, तरारी हो गया आपका। तरारी के समय क्या स्थिति थी, लोकसभा में देख लीजिए। रामगढ़ में क्या स्थिति थी, बेलागंज में क्या स्थिति थी। इमामगंज की बात अलग है क्योंकि वहां तो खैर मतलब वो वहां से जीते थे, मतलब लोकसभा चुनाव में भी आगे थी एनडीए। बाकी जगह पर क्या कर दिया आप लोगों ने इस बीच में? मैंने कहा ना कि जो रणनीति, जन समर्थन हमारे साथ में है, और अगर जन समर्थन के साथ में हम रणनीति बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप चुनाव में ऐसे देखेंगे कि भाई भाजपा गठबंधन के साथ में 45% वोट है और भाजपा के विरोधी गठबंधन के पास में 50% वोट है और 5% वोट अनडिसाइडेड है। लेकिन अगर वही आप चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप बूथों की मैनेजमेंट करते हैं, आपके कार्यकर्ता एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं अन्य घटक दलों के साथ में, तो वो रणनीति आपके 45% वोट को 50% पे तब्दील कर देती है और जिनका आपके विरोधी का 50% वोट हो वो 45% पे आ जाता है। तो ये कुल मिला के कुशल नेतृत्व और कुशल रणनीति का ही परिणाम है। इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें कुशल नेतृत्व नहीं था? नहीं, उस समय का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव कई चरणों में चुनाव। शाहाबाद का इलाका क्षेत्र है बिहार का, उसमें तो सब हार गए आप लोग। शाहाबाद क्या, और मगध में हारे। और ये जो उपचुनाव हुआ उसी का परिणाम तो है। उसी का परिणाम लोकसभा में हारने के कारण ही तो हुआ। कुछ तो कमियां रह गई थी, हम हारे थे। आज 6 महीने में इतनी तब्दीलियां क्या हुई? अब महाराष्ट्र में जहां पर हम मात्र 17 सीट जीते थे और 30 सीट कांग्रेस के गठबंधन का लोग जीते थे, आज क्या परिणाम होगा? तो जब आप राजनीति में, आप या किसी भी विषय में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, आप अपने पिछले भूल से अगर सबक लेते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे जो परिणाम सामने आए हैं ऐसा परिणाम आता रहेगा। मतलब टाइमिंग का बहुत बड़ा, साथ में ग्रह दशा भी ठीक है। ग्रह दशा नहीं, देखिए टाइमिंग का क्या है कि जो लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपको ध्यान में होगा कि अंतिम चरण का ये चुनाव था। ये 4 सीट, 6 सीट हमारे जो आज जो 4 सीट विधायक के चुनाव हुए, तो ये सभी अंतिम चरण का चुनाव था। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इमामगंज की सीट जो थी वो पहले चरण में चुनाव हो गई थी लोकसभा की, लेकिन जो बेला की सीट, जहानाबाद की सीट, बेला की सीट भी पहले चरण में हो चुकी थी, जो कि वो गया जिला का पार्ट था। गया जिला का। हाँ, तो बेलागंज और इमामगंज वो पहले चरण में हुई थी और तरारी और आपका रामगढ़ ये अंतिम चरण में हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब अगर आप विधानसभा वाइज डिस्कस करें हम, तो पहले चरण, जो लोकसभा की पहले चरण की 2 सीट बेलागंज और इमामगंज। देखिए, इमामगंज एक ऐसा सीट है कि वो भाजपा के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व वाली वो सीट है। मैं कई चुनावों से उसका आकलन कर रहा हूं। वहां पे जो भाजपा के नेतृत्व की जो एनडीए रहती है वो काफी मजबूत स्थिति में। आप तो उसी इलाके का, मतलब मैं मगध का ही हूं और इमामगंज सुरक्षित क्षेत्र है। लेकिन आपको ध्यान में होगा कि 2009 के बाद जब परिसीमन हुआ तो उदय नारायण चौधरी जीत के आए, तो वो
भाजपा 2010 में, जी हाँ, भाजपा गठबंधन से थे। 2015 में जीताराम मांझी जीत के आए, वो भाजपा गठबंधन से थे। 2020 में जीताराम मांझी जीत के आए, वो भाजपा गठबंधन से थे। और अभी पुनः जनसुराज का वहां 37,000 वोट आया तो भी हम जीत के आए। वो ना एनडीए का बहुत ही मजबूत किला है। आप इसका लोकसभा में भी देखेंगे, 2009 में परिसीमन के बाद में वो इमामगंज सीट औरंगाबाद लोकसभा में आया था, उस समय भी एनडीए गठबंधन वहां से जीता। 2014 में भी एनडीए गठबंधन वहां से जीता। 2019 में एनडीए गठबंधन भारी मतों से जीता। ये हम मान रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि इस पूरे जो उपचुनाव जो हुए, एक तरह से इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसमें जनसुराज की वजह से भी आप लोगों को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि जनसुराज को इन चारों सीटों पे लगभग 64-65 हजार वोट आया है। इतना तो हमें अकेले तरारी में आया है, हम 70,000 से ऊपर वोट में है, तो इसको क्या बोला जा सकता है? अगर जनसुराज ये दावा करती है कि उनके कारण आरजेडी उम्मीदवारों की जो हार हुई है वो कुछ अंतर कम हुआ है, तो इसका मतलब जनसुराज हमारी वोट काट रही है। तो कोई बात नहीं है, आप तो ये बैटलफील्ड में हम लोग देख चुके कि जनसुराज के रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम नहीं, बेलागंज में तो मुझे लगता है जनसुराज मतलब एनडीए को देखिए बेलागंज का चुनाव क्या है, जनसुराज की वोट ने कितनी वोट काटी और हमारा जीत का अंतर क्या रहा? हाँ, ज्यादा है। तो अगर जनसुराज ने तरारी में 6,500 वोट लाया, अगर रामगढ़ में 6,000 वोट लाया, अगर वहां 37,000 वोट अगर वो इमामगंज में लाया, तो पहले वो तो तय करे कि वो वोट किसका था, हो सके हमारा वोट हो। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि जनसुराज ने बेलागंज में आरजेडी का ही वोट काटा? बाकी 3 जगहों में तो उसने हमारा वोट काटा। क्या इस प्रदर्शन को देखते हुए आप लोग जनसुराज को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? हल्के में नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टी है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार करती हैं, चुनाव में प्रत्याशी उतारती है, सभी कोई स्वतंत्र है। हमें एक दूसरे को नहीं देखना है। हम क्यों देखने जाए तेजस्वी यादव को, हम क्यों देखने जाए राहुल गांधी को, हम क्यों देखने जाए जनसुराज को? अरे हम और हमारा गठबंधन को ही अगर हम सही तरीके से उसी पे फोकस करके चुनाव लड़े तो हम तो अजय हैं। तो फिर बाकी अपना एनर्जी वेस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। नहीं तो मतलब इस चुनाव को देखते हुए आपको क्या उम्मीद लग रही है? 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, एनडीए का यही स्वरूप रहा तो क्या 220 का जो टारगेट नीतीश कुमार ने दिया है उसको पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक जानकार और उसका नब्ज पकड़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अगर 220 का नारा दिया है तो इसे आप हल्के में ना लें। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को जितना देखते समझते हैं और जितना वो इस राजनीति के मजबूत से मजबूत पहलुओं को और कमजोर से कमजोर पहलुओं को जितना समझते हैं, तो अगर नीतीश कुमार ने कहा है 2025 में 220 सीट से पार, तो ये आप निश्चित मानिए कि ये निश्चित होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि 10 दिनों के चुनाव प्रचार में जनसुराज सिंबल मिलने के बाद 10% वोट लाता है, इसको भी कम नहीं आंकना चाहिए। अब 10% वोट, आप ये बताइए कि रामगढ़ में कितना प्रतिशत वोट आया, वो बताइए। अलग अलग विधानसभा का बताइए। तरारी में कितना प्रतिशत वोट आया? तो आपने इमामगंज में वोट लाया और वोट लाया बेलागंज में, और उसके हिसाब से आप अगर 10% वोट ऐड कर रहे हैं तो मैं किसी क्लास में 90% मार्क्स लाऊं और किसी क्लास में कई सब्जेक्ट में मैं 20% लाके फेल कर जाऊं तो फेल ही कहलाएगा ना। तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। तो मतलब आप लोग जनसुराज को गंभीरता से, मैंने कहा ना, पार्टियां स्वतंत्र हैं। इस देश में तो कई दल हैं, आप सभी अच्छा ये देखा जाए अगर विश्लेषक के तौर पे, तो आरजेडी चाहे महागठबंधन का कहाँ आपको लगता है कि उनका क्या आगे का क्या रहेगा? देखिए मतलब महागठबंधन तो दरक चुका है। कैसे? आप ये देखिए कि 4 में 1 सीट में भी बहुत अच्छा वाला, ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो मुकाबले में चुनाव के पहले दिन। मतलब सबसे खराब स्थिति मुझे लग रहा है कि रामगढ़ में, जहाँ के जगदानंद सिंह, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र, हाँ, तीसरे नंबर पे है। बसपा का उम्मीदवार सुनील यादव को इतना वोट आना, आखिर वो कौन सा वोट है? दूसरा क्या है कि जो यादव वोट बैंक है वहां बीएसपी को हो जाता है, और मुस्लिम वोट बेलागंज में जनसुराज। आप कब तक माय समीकरण को एक हवा बना के रखेंगे?
विकल्प चाहिए। और जब देश निर्माण की ओर बढ़ रहा है तो आप कैसे लेकिन आप लोग तो खुद माई को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ललन सिंह का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है उनके लिए हम लोगों ने इतना काम किया नीतीश कुमार ने, लेकिन वो हमको वोट नहीं देते हैं। वही तो बोलना चाह रहे हैं ना भाई कि आप आइए, पहचानिए नरेंद्र मोदी को, पहचानिए नीतीश कुमार को। आपके लिए कौन काम कर रहा है, क्यों आप कौवा कान लेकर उड़ रहा है तो उसके पीछे जा रहे हैं। आप अपने पहले कान को देखिए और काम को देख के फिर काम को वोट दीजिए। कान को देखिए और काम को वोट दीजिए, वही हम लोग कर रहे हैं। और ये आज न कल हमें नहीं, सब कह रहे हैं कि भाई जेडीयू भी बीजेपी के विचारधारा की तरफ जा रही है, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। नहीं, आप देखिए, जब से यहाँ पे एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो आप देखिएगा कि जो मुसलमान में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो विकास से पीछे छूट गए हैं, शिक्षा से पीछे छूट गए हैं, रोजगार से पीछे छूट गए हैं, तो उनको किस तरह से उनका उत्थान किया गया। चाहे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार रही, उसने कितने काम किए हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अगर उसके बाद भी वोट नहीं मिल रहा है तो हम तो ये कहेंगे ना भाई कि आपके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आप वोट हमें नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हम विश्वास कीजिए हम पे। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा मतलब आप लोगों का प्रदर्शन रहा। उम्मीद तो खैर हमको लगता है 3-1 का चल रहा था, लेकिन 4 के 4 आ गया तो अच्छी बात है। 4 तो आनी था। हाँ, तो इससे आपके हौसले भी बुलंद हुए हैं। और 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी जो है, अति आत्मविश्वास भी हमारी रणनीति में ओवर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए।